मॉनी यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, वो जगह जहां हम मिलकर फाइनेंस और पैसे की समझ को बेहतर बनाते हैं। तो क्या अपनी माली जहानत को एक नई सतह पर ले जाने के लिए तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। जब भी हम किसी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखते हैं तो सबसे पहली नज़र उसके रेवेन्यू के नंबर पर पड़ती है। लेकिन क्या ये नंबर वाकई इतना सीधा साधा है जितना लगता है? जरा सोचिए, आप उस पैसे को कैसे गिन सकते हैं जो आपको अभी तक मिला ही नहीं? आजकल की अकाउंटिंग का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, खास तौर पर जब बात आती है सब्सक्रिप्शंस या लंबे अरसे तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स की। तो यहीं पर IFRS 15 यानी रेवेन्यू का आलमी कानून सामने आता है। ये वो रूल बुक है जो पूरी दुनिया की कंपनियों को बताती है कि रेवेन्यू को सही और शफाफ तरीके से कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये रूल बुक हमें इस अरबों डॉलर के सवाल का जवाब देने में मदद करती है कि असल में रेवेन्यू है क्या, और इससे भी अहम बात, इसे कब अपनी किताबों में शामिल करना चाहिए। चलें इसको जरा गहराई में समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला सिनारियो, फर्ज करें एक डील में परफॉर्मेंस बोनस शामिल है, यानी कीमत पक्की नहीं है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे वेरिएबल कंसिडरेशन कहते हैं। आसान लफ्जों में ये वो रेवेन्यू है जिसका इन्हिसार मुस्तकबिल में होने वाले किसी वाक़े पर है। IFRS 15 कहता है कि कंपनियों को एक बहुत अच्छा अंदाज़ा लगाना होगा कि वो कितना कमा सकती हैं, लेकिन ये अंदाज़ा तभी शामिल किया जाएगा जब इस बात का कवी इम्कान हो कि बाद में इसे बदलना नहीं पड़ेगा। चलें देखते हैं ये काम कैसे करता है। फर्ज करें एक कंपनी $1 लाख की मशीन बेचती है, और डील में ये भी है कि अगर मशीन 30 दिन में डिलीवर हो गई तो $10,000 का बोनस मिलेगा। अब अगर बोनस मिलने का चांस 70% है तो वो मुतवक्के बोनस का हिसाब लगाते हैं, जो बनता है $7,000। तो अब देखें, कंपनी सिर्फ $1 लाख को अपना रेवेन्यू नहीं मानेगी, बल्कि इस नए उसूल की वजह से वो फौरन $1,07,000 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगी, यानी बुनियादी कीमत और वो बोनस जिसके मिलने का इम्कान है। ठीक है, अब अगले चैलेंज पर आते हैं। क्या होता है जब कोई कस्टमर पैसे लंबे अरसे में यानी किस्तों में देता है? क्या आज मिलने वाले $1,000 और 1 साल बाद मिलने वाले $1,000 की कीमत बराबर है? बिल्कुल नहीं। IFRS 15 इस मसले को फाइनेंसिंग कंपोनेंट के जरिए हल करता है। मतलब, अगर अदायगी की मुद्दत बहुत लंबी है तो इसका मतलब ये है कि इस डील में एक किस्म का पोशीदा कर्ज भी शामिल है। इसलिए ट्रांजैक्शन की कीमत को वक्त के साथ पैसे की बदलती हुई कदर के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है, ताकि असल मुआशी हकीकत सामने आए। तो ये होता कैसे है? फर्ज करें $1,20,000 12 महीनों में मिलने हैं, तो सबसे पहले मुस्तकबिल की पेमेंट्स को पहचाना जाता है, फिर उसमें छुपी हुई सूद की शरह का अंदाज़ा लगाया जाता है, और फिर हर पेमेंट को डिस्काउंट करके उसकी आज की कीमत निकाली जाती है, और आखिर में उन सबको जमा कर लिया जाता है। और नतीजा क्या निकला? हालांकि कॉन्ट्रैक्ट $1,20,000 का है, कंपनी फौरन सिर्फ $1,15,000 को ही अपना रेवेन्यू मानेगी। बाकी के $5,000 वक्त के साथ साथ सूद की आमदनी के तौर पर दिखाए जाएंगे। बिजनेस की दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट्स अक्सर बदलते रहते हैं, है ना? एक प्रोजेक्ट के बीच में ही नई शर्तें आ सकती हैं। IFRS 15 इसके लिए भी बिल्कुल साफ रहनुमाई देता है। इसके दो अहम रास्ते हैं। अगर तब्दीली में कोई नई, बिल्कुल अलग सर्विस शामिल की गई है और इसकी कीमत भी अलग से तय हुई है, तो इसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट समझा जाएगा। लेकिन अगर इजाफी काम पुराने काम से ही जुड़ा हुआ है, तो इसे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा माना जाएगा। इसको यूं समझें, जैसे घर में एक नया कमरा बनाना बमुकाबला पुराने कमरे की ही मरम्मत करना। अब बात करते हैं लंबे अरसे तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स की, जैसे कि कंस्ट्रक्शन। जाहिर है, एक कंपनी जो 5 साल लगाकर एक इमारत बना रही है, वो 5 साल तक इंतजार तो नहीं कर सकती कि आखिर में सारा रेवेन्यू एक साथ दिखाए। तो फिर वो क्या करते हैं? IFRS 15 इसके लिए 2 तरीके बताता है, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड। इनपुट मेथड में कंपनी की अपनी कोशिशों को देखा जाता है, जैसे कि कुल खर्चे में से अब तक कितना खर्च हो चुका है, जबकि आउटपुट मेथड में ये देखा जाता है कि कस्टमर को कितनी वैल्यू मिल चुकी है, जैसे कि कितने माइलस्टोन्स पूरे हो गए हैं। चलें इनपुट मेथड की एक मिसाल देखते हैं। $1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है और अंदाज़ा है कि इस पर कुल $8 लाख का खर्च आएगा।
اگر 1 سال میں کمپنی $4 لاکھ خرچ کر دیتی ہے، یعنی کل خرچے کا 50%، تو وہ کل کانٹریکٹ کی قیمت کا 50% اپنا ریونیو مان سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف 1 سال کے بعد کمپنی اپنی کتابوں میں $500,000 کا ریونیو دکھا سکتی ہے، بھلے ہی عمارت ابھی تک مکمل نہ ہوئی ہو۔ یہ اصول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ریونیو کام کی رفتار کے ساتھ ساتھ رپورٹ ہو، جس سے کمپنی کی کارکردگی کی زیادہ سچی تصویر نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئیں روایتی مثالیں۔ اب آتے ہیں آج کی ڈیجیٹل دنیا کی طرف۔ سافٹ ویئر اور آن لائن پلیٹ فارمز کے لیے ریونیو کے اصول بہت اہم ہیں، اور یہاں چیزیں تھوڑی سی پیچیدہ ہو جاتی ہیں کیونکہ پروڈکٹ ڈیجیٹل ہے۔ سافٹ ویئر لائسنسنگ میں ایک بہت اہم فرق ہے، کیا کسٹمر کو استعمال کا حق مل رہا ہے یا رسائی کا حق؟ اس کو یوں سوچیں کہ ایک ہے سافٹ ویئر کی CD خریدنا، استعمال کا حق، اور دوسرا ہے کسی اسٹریمنگ سروس کو سبسکرائب کرنا، رسائی کا حق۔ ایک باری کی خریداری کا ریونیو فوراً ریکارڈ ہو جاتا ہے، جبکہ SaaS ماڈل میں جہاں مسلسل اپڈیٹس ملتی ہیں، ریونیو کو پورے کانٹریکٹ کی مدت پر تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم کانسیپٹ ہے پرنسپل بمقابلہ ایجنٹ۔ اگر کوئی آن لائن مارکیٹ پلیس صرف خریدار اور بیچنے والے کو ملوا رہا ہے تو وہ ایک ایجنٹ ہے، لہٰذا اگر اس کے پلیٹ فارم پر $100 کی کوئی چیز بکتی ہے اور اس کا کمیشن 10% ہے تو وہ پورے $100 کو اپنا ریونیو نہیں کہہ سکتا۔ اس کا ریونیو صرف اس کا کمیشن یعنی $10 ہوگا۔ تو آخر میں یہ سب جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ اصول صرف اکاؤنٹنٹس کے لیے نہیں ہیں، یہ دراصل تجزیہ کرنے کے اوزار ہیں جو ہمیں صرف بڑے بڑے نمبروں سے آگے دیکھنے اور کسی بھی کمپنی کی اصل مالی صحت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس ساری معلومات کے بعد اب ہم صرف ریونیو کے بڑے ہندسے کو دیکھ کر متاثر نہیں ہوں گے۔ اب یہ سمجھنا آسان ہے کہ بونس اور مستقبل کی ادائیگیوں کو آج کیسے گنا جاتا ہے، کمپنیاں اپنے لمبے پروجیکٹس کا حساب کیسے رکھتی ہیں، اور پلیٹ فارم پہ چلنے والے بزنس کا اصل ریونیو کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے، اب جب کہ یہ اصول ہمارے علم میں ہیں، تو اگلی بار جب کسی کمپنی کی رپورٹ دیکھیں گے تو کیا ہمارا نظریہ مختلف نہیں ہوگا؟ یہ علم ایک بہتر اور زیادہ باخبر سرمایہ کار یا تجزیہ کار بننے کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو اگلی بار کس کمپنی کی ریونیو رپورٹ کا جائزہ لیں گے؟ اگر آج اس گفتگو سے کچھ نیا سیکھنے کو ملا تو اس کوشش کو لائک کریں، اور منی IQ بڑھانے والے مزید مواد کے لیے منی IQ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔